प्राचीन भारत में कई ऐसे जन समुदाय हुए हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, पराक्रम और सामर्थ्य से इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं ऐसे ही प्राचीन जन समुदायों में से एक रामथ नाम के जन समुदाय की, जिनका उल्लेख प्राचीन भारतीय साहित्य, पुराणों, महाकाव्यों और ज्योतिष ग्रंथों में बिखरे हुए रूप में मिलता है। तो आइए जानते हैं प्राचीन रामथ जन समुदाय के बारे में। पश्चिमी भारत से लेकर उत्तर पश्चिम सीमा तक फैले इन जन समुदायों की भूमिका महाभारत कालीन राजनीति में महत्वपूर्ण रही होगी, भले ही उनका विवरण संक्षेप में ही क्यों न आया हो। उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र सदैव बाहरी और आंतरिक शक्तियों के संपर्क का क्षेत्र रहा है। यहाँ कुलूत, कुलिंद, मद्र, गांधार, शक, यवन जैसे अनेक समुदायों का आना जाना लगा रहा। रामथ भी इसी व्यापक परिदृश्य का हिस्सा थे। कुलूतों के समीप उनका निवास बताया जाना इस बात का संकेत है कि वे पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के संगम पर बसे हुए थे। ऐसे क्षेत्र प्रायः सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापार और कभी-कभी संघर्ष के केंद्र बनते थे। कवि राजशेखर के ग्रंथों में रामथों का उल्लेख एक भिन्न ऐतिहासिक संदर्भ में मिलता है। बलभारत अथवा प्रचंड पांडव के परिचय के प्रसंग में जब महार वंश के महिपाल द्वारा कुलूतों को पराजित करने का उल्लेख आता है, उसी क्रम में प्रतिहार राजा द्वारा बोरामाथाओं अर्थात रामथों को पराजित किए जाने का संकेत मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रामथ केवल प्राचीन या पौराणिक काल तक सीमित नहीं रहे, बल्कि मध्यकाल के आरंभिक चरणों तक उनका राजनीतिक अस्तित्व बना रहा। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि बोरामाथा जैसे नाम संभवतः रामथ का ही एक क्षेत्रीय या अपभ्रंश रूप हैं। मध्यकालीन अभिलेखों और काव्य ग्रंथों में नामों के इस प्रकार के परिवर्तन सामान्य हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि रामथ किसी एक छोटे समूह का नाम नहीं था, बल्कि एक व्यापक पहचान थी, जिसके अंतर्गत कई उपशाखाएं या क्षेत्रीय समूह सम्मिलित हो सकते हैं। महाभारत में जिन संदर्भों में रामथों का उल्लेख आता है, वहां वे प्रायः सीमांत क्षेत्रों के निवासी, युद्ध कुशल और स्वतंत्र प्रवृत्ति के लोग के रूप में चित्रित होते हैं। यह चित्रण उन्हें केवल एक सामान्य जनजाति नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से सचेत और सैन्य दृष्टि से सक्षम समुदाय के रूप में प्रस्तुत करता है। प्राचीन ग्रंथों में रामथ समुदाय के उल्लेख से पता चलता है कि रामथों की पहचान प्रारंभिक काल से चली आ रही थी। वैदिक पौराणिक परंपरा की ओर ध्यान दिया जाए तो इस कुषमाण में रामात नामक लोगों का उल्लेख मिलता है। ये उल्लेख यद्यपि संक्षिप्त है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। आइए जानते हैं प्राचीन ग्रंथों में रामथ समुदाय का उल्लेख किस प्रकार किया गया है। मत्स्य पुराण में रामथ नाम का स्पष्ट प्रयोग मिलता है। यह परिवर्तन केवल ध्वन्यात्मक है, रामात से रामथ, जो प्राकृत और देशज उच्चारणों के प्रभाव से सहज रूप से समझा जा सकता है। पुराणों में इस प्रकार के नामांतर असामान्य नहीं हैं और प्रायः एक ही समुदाय विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग नामों से वर्णित मिलता है। कूर्म पुराण तथा मार्कंडेय पुराण में जहां रामथ के स्थान पर रामा शब्द का प्रयोग मिलता है, वहां भी मूल संकेत वही रहता है, एक ऐसा जनसमूह जो उत्तर पश्चिम भारत और उससे सटे क्षेत्रों में निवास करता था। रामा शब्द अपने आप में व्यापक है और कभी-कभी किसी क्षेत्र विशेष या कुलनाम के रूप में प्रयुक्त होता है। इसीलिए यह मानना अधिक युक्ति संगत है कि रामा
यहाँ किसी पौराणिक पात्र के लिए नहीं, बल्कि उसी जन समुदाय के संक्षिप्त या परिवर्तित नाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। बृहद संहिता में रामथों के उल्लेख से उनकी आर्थिक स्थिति को समझा जा सकता है। कैसी थी रामथों की आर्थिक व्यवस्था, आइए जानते हैं। बृहद संहिता ग्रंथ में रामथों को भारत के पश्चिमी भाग में पंचनदों के आसपास रखा गया है। पंचनद क्षेत्र, जो आधुनिक पंजाब और उसके समीपवर्ती भूभाग से संबद्ध माना जाता है, प्राचीन काल में अनेक जनजातियों और गणराज्यों का क्षेत्र रहा है। यहाँ की भूमि न केवल उपजाऊ थी, बल्कि व्यापार और आवागमन के प्रमुख मार्गों से भी जुड़ी हुई थी। ऐसे में रामथों का इस क्षेत्र में होना उनके सामाजिक आर्थिक सामर्थ्य की ओर भी संकेत करता है। इसके विपरीत वायु पुराण में रामथों को कुलिंदों के साथ उत्तर दिशा में रखा गया है। कुलिंद जन समुदाय का संबंध भी हिमालयी और उपहिमालयी क्षेत्रों से जोड़ा जाता है। इस भिन्नता को यदि गहराई से देखा जाए तो यह प्रतीत होता है कि रामथों का निवास स्थिर न होकर विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। संभव है कि वे एक ही काल में विभिन्न शाखाओं में बंटे हों, कुछ पश्चिमी पंचंद क्षेत्र में और कुछ उत्तर की ओर कुलिंदों के समीप। प्राचीन जनजातियां प्रायः चरागाह, व्यापार और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार स्थान परिवर्तन करती रहती थीं। रामथों का पश्चिमी और उत्तरी दोनों दिशाओं से जोड़ा जाना इस बात का भी संकेत हो सकता है कि वे व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखते थे। पंचनद क्षेत्र से लेकर हिमालयी दर्रों तक जाने वाले मार्ग प्राचीन काल में अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इन मार्गों पर बसे जन समुदाय न केवल व्यापार से लाभ उठाते थे, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी सशक्त होते थे। रामथों की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो उल्लेख मिलते हैं, उनके अनुसार पश्चिमी भारत से लेकर उत्तर पश्चिम सीमा तक फैले इन जन समुदायों की भूमिका महाभारत कालीन राजनीति में महत्वपूर्ण रही होगी, भले ही उनका विवरण संक्षेप में ही क्यों ना आया हो। कैसी थी रामथों की राजनीतिक व्यवस्था, आइए जानते हैं। उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र सदैव बाहरी और आंतरिक शक्तियों के संपर्क का क्षेत्र रहा है। यहाँ कुलूत, कुलिंद, मद्र, गांधार, शक, यवन जैसे अनेक समुदायों का आना जाना लगा रहा। रामथ भी इसी व्यापक परिदृश्य का हिस्सा थे। कुलूतों के समीप उनका निवास बताया जाना इस बात का संकेत है कि वे पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के संगम पर बसे हुए थे। ऐसे क्षेत्र प्रायः सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापार और कभी-कभी संघर्ष के केंद्र बनते थे। कवि राजशेखर के ग्रंथों में रामथों का उल्लेख एक भिन्न ऐतिहासिक संदर्भ में मिलता है। बलभारत अथवा प्रचंड पांडव के परिचय के प्रसंग में जब महार वंश के महिपाल द्वारा कुलूतों को पराजित करने का उल्लेख आता है, उसी क्रम में प्रतिहार राजा द्वारा बोरामाथाओं अर्थात रामथों को पराजित किए जाने का संकेत मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि रामथ केवल प्राचीन या पौराणिक काल तक सीमित नहीं रहे, बल्कि मध्यकाल के आरंभिक चरणों तक उनका राजनीतिक अस्तित्व बना रहा। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि बोरामाथा जैसे नाम संभवतः रामठ का ही एक क्षेत्रीय या अपभ्रंश रूप है। मध्यकालीन अभिलेखों और काव्य ग्रंथों में नामों के इस प्रकार के परिवर्तन सामान्य हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि रामठ किसी एक छोटे समूह का नाम नहीं था, बल्कि एक व्यापक पहचान थी, जिसके अंतर्गत कई उपशाखाएं या क्षेत्रीय समूह सम्मिलित हो सकते हैं।
सांस्कृतिक दृष्टि से रामथों के बारे में जो संकेत मिलते हैं उनसे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आर्य और अनार्य परंपराओं के संगम पर स्थित समुदाय थे। उत्तर पश्चिम भारत में बसने वाले अधिकांश जन समुदायों की तरह उनकी संस्कृति भी मिश्रित रही होगी। भाषा, वेशभूषा, धार्मिक आचार और सामाजिक संगठन, इन सभी में स्थानीय और वैदिक परंपराओं का सम्मिश्रण रहा होगा। रामथ एक ऐसे जन समुदाय के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने उत्तर पश्चिम और पश्चिमी भारत के इतिहास में अपनी अलग छाप छोड़ी। वे केवल भौगोलिक सूची के नाम नहीं थे, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदार थे। इस जन समुदाय को केवल ग्रंथीय उल्लेखों तक सीमित करके देखना उनके ऐतिहासिक स्वरूप को अधूरा समझना होगा। उपलब्ध संकेत यह बताते हैं कि रामठ एक ऐसा समुदाय था जिसकी पहचान केवल भूगोल से नहीं, बल्कि उसकी सामाजिक संरचना, जीवन पद्धति और ऐतिहासिक भूमिका से भी बनी थी। वे उन प्राचीन जनसमूहों में गिने जा सकते हैं जिनकी स्मृति सीधे किसी एक राज्य, वंश या नायक से नहीं जुड़ी, बल्कि लंबे समय तक चले सांस्कृतिक और क्षेत्रीय प्रभाव से निर्मित हुई। रामथों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनका सीमांत स्वभाव प्रतीत होता है। वे न तो पूर्णतः मैदानी सभ्यता में समाहित थे और न ही केवल पर्वतीय जनजाति के रूप में सीमित। उनका जीवन ऐसे क्षेत्रों में विकसित हुआ जहां पहाड़, नदी घाटियां और उपजाऊ मैदान एक दूसरे से मिलते थे। इस प्रकार के क्षेत्र प्रायः सांस्कृतिक प्रयोगशालाएं होते हैं, जहां अलग अलग परंपराएं मिलकर नई सामाजिक संरचनाओं को जन्म देती हैं। रामथों के धार्मिक जीवन के विषय में प्रत्यक्ष विवरण कम है, किंतु अनुमान लगाया जा सकता है कि रामथों की आस्था प्रकृति केंद्रित रही होगी। पर्वत, नदियां, वन और भूमि, इन सब का उनके जीवन में केवल उपयोगितावादी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक महत्व भी रहा होगा। रामठ जैसे समुदायों में देवता किसी दूरस्थ लोक में स्थित सर्वशक्तिमान सत्ता नहीं होते, बल्कि आसपास की प्रकृति में ही उपस्थित माने जाते हैं। यह धार्मिक दृष्टि उन्हें शास्त्रीय ब्राह्मण परंपरा से थोड़ा अलग, किंतु उससे पूर्णतः विरोधी नहीं बनाती। रामठ समुदाय की धार्मिक व्यवस्था के बारे में जो संक्षिप्त उल्लेख मिलता है, उससे समझा जा सकता है कि वे प्रकृति पूजक रहे होंगे और स्थानीय और देवी देवताओं की पूजा आराधना उनकी धार्मिक गतिविधियों का हिस्सा रही होगी। रामथों की पहचान के निर्माण में संघर्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही होगी। सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को प्रायः बाहरी आक्रमणों, पड़ोसी जनजातियों और विस्तारवादी राज्यों से जूझना पड़ता था। इस संघर्ष ने उन्हें युद्ध कुशल, संगठित और सतर्क बनाया होगा। संभव है कि इसी कारण उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों में पराजित या परास्त किए जाने योग्य शक्तियों के रूप में देखा गया। समय के साथ रामथों की स्वतंत्र पहचान धीरे धीरे बड़े सामाजिक ढांचों में विलीन होती चली गई होगी। जब राज्यों का केंद्रीकरण बढ़ा, स्थायी प्रशासनिक इकाइयां बनी और सीमांत क्षेत्रों पर नियंत्रण सुदृढ़ हुआ, तब ऐसे समुदायों के लिए स्वतंत्र रहना कठिन होता गया। परिणाम स्वरूप रामठ या तो अन्य समुदायों में समाहित हो गए या उनके नाम केवल स्मृति के रूप में ग्रंथों और परंपराओं में रह गए। उनका महत्व इस तथ्य में निहित है कि वे भारत के प्राचीन समाज की उस परत का प्रतिनिधित्व करते हैं जो न तो पूरी तरह शास्त्रीय इतिहास में दर्ज है और न ही लोक स्मृति से पूरी तरह लुप्त। रामठ जैसे जनसमुदाय हमें यह समझने में सहायता करते हैं
कि भारतीय इतिहास केवल राजाओं, युद्धों और वंशों का इतिहास नहीं है, बल्कि उन असंख्य समुदायों की कथा भी है जिन्होंने धीरे धीरे इस सभ्यता को आकार दिया। उनके बिना भारतीय समाज की विविधता और निरंतरता को पूरी तरह समझना संभव नहीं है। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में। वीर भारत न्यास भारत के युगयुगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है, जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।